गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है हमारा बायोलॉजी का 10वां चैप्टर चल रहा है प्रकाश संश्लेषण। और उस प्रकाश संश्लेषण में कल हमने डिस्कस किया था प्रकाश संश्लेषी वर्णक। और प्रकाश संश्लेषी वर्णक के अंतर्गत कल हमने पढ़ा था क्लोरोफिल के बारे में, कैरोटीनॉइड्स के बारे में और फाइकोबिलिन्स के बारे में। ठीक है बच्चों, आज हमारा टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। तो जो प्रकाश की किरणें हैं या सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू देखो आप यहाँ, ये जो है इस तरीके से मूवमेंट करती है। सूर्य की किरणें इस तरीके से मूवमेंट करती है, किस रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक है, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति में क्रमागत दो सुरंगों या दो गर्तों के मध्य की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। देखिए ये दो क्रमागत क्या हो गए? सुरंग हो गए। ये दो क्रमागत सुरंग हो गए, इनके बीच की दूरी ये क्या कहला रही है? लैम्डा कहला रही है। इसी तरीके से ये क्रमागत दो क्या हो गए? गर्त हो गए, इनके बीच की दूरी क्या कहला रही है? लैम्डा कहला रही है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति में दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के मध्य की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? तरंग दैर्घ्य के। व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? तरंग दैर्घ्य के। अर्थात जिन तरंगों की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, जिन तरंगों की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है वो तरंगे क्या होती हैं? निम्न ऊर्जा वाली होती है। और जिन तरंगों की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है वो तो निम्न ऊर्जा वाली, और जिन तरंगों की तरंग दैर्घ्य कम होती है वो उच्च ऊर्जा वाली तरंगे होती हैं। क्यों? क्योंकि तरंगों की ऊर्जा तरंग दैर्घ्य की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो छोटी तरंग दैर्घ्य की किरणों में उच्च ऊर्जा होती है और बड़ी तरंग दैर्घ्य की किरणों में निम्न ऊर्जा होती है। ठीक है, तो जैसे अब इस डायग्राम को, दोनों डायग्राम को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ लैम्डा का मान अधिक है, यहाँ लैम्डा का मान कम है। तो ये क्या हो गई? उच्च ऊर्जा वाली तरंगे हो गई, और ये क्या हो गई? निम्न ऊर्जा वाली तरंगे हो गई। यहाँ तक क्लियर है? अब जिस प्रकाश को हम हमारी नगण्य आँखों से आसानी से देख सकते हैं, जिस प्रकाश को हम हमारी नगण्य आँखों से आसानी से देख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और इस दृश्य प्रकाश की तरंगों का तरंग दैर्घ्य या वह प्रकाश जिनको हम आसानी से देख सकते हैं उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 390 से 810 नैनोमीटर। कितनी होती है? 310 नैनोमीटर से 810 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, अब जो दृश्य प्रकाश है वो 7 रंगों की किरणों से मिलकर बनता है। जो प्रकाश विजिबल लाइट जो है, जो प्रकाश हम देख रहे हैं उसमें 7 रंगों की किरणें हैं। कितने रंगों की? 7 रंगों की। तो दृश्य प्रकाश 7 रंगों की किरणों से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। तो उसमें कौन कौन से रंग की किरणें होती है श्वेत प्रकाश में? तो बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग की किरणें पाई जाती है किसमें? श्वेत प्रकाश में। इन नामों को अगर हम एक छोटे से फार्मूले से याद रखना चाहें तो वो फॉर्मूला है विबग्योर। क्या है? विबग्योर। वी वोलेट मतलब बैंगनी, आई इंडिगो मतलब आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, वाइट येलो, येलो का मतलब पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो लाल रंग की किरणें हैं, लाल रंग की जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो उच्च तरंग दैर्घ्य वाली होती है या सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य वाली होती है। उनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 660 से 810 नैनोमीटर। 660 से 810 नैनोमीटर। तो ये बात आप याद रखना कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश तरंगे कौन सी है? लाल रंग की प्रकाश तरंगे। कौन सी है? लाल रंग की प्रकाश तरंगे, जिनकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसी तरीके से सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसके प्रकाश, कौन से रंग के प्रकाश की किरणों का होगा? तो वो होगा बैंगनी रंग। बैंगनी रंग के प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 390 से 430 नैनोमीटर। 390 से 430 नैनोमीटर। आ रही? यहाँ तक क्लियर है?
अब हमने देखा कि जो लाल रंग की प्रकाश किरणें होती हैं, जो लाल रंग की प्रकाश किरणें होती हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 660 से 810 नैनोमीटर। 660 से 810 नैनोमीटर। तो लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाला क्षेत्र या इस तरंग दैर्घ्य से अधिक तरंग दैर्घ्य वाला क्षेत्र, ठीक है, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? अवरक्त या इंफ्रारेड, जिसको हम शॉर्ट में IR बोलते हैं। तो लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य वाला क्षेत्र अवरक्त या इंफ्रारेड क्षेत्र कहलाता है। तथा बैंगनी रंग से कम दैर्घ्य, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी थी? 390 से 430 नैनोमीटर। तो जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 390 से 430 नैनोमीटर से कम हो या 390 नैनोमीटर से कम हो, तो बैंगनी रंग से कम तरंग दैर्घ्य वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पराबैंगनी, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट या UV क्षेत्र कहलाता है, पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण पाए जाते हैं। प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, एक फोटोन में निहित ऊर्जा या एक फोटोन में जितनी ऊर्जा समाहित होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण पाए जाते हैं, जिनको फोटोन कहते हैं। एक फोटोन में जितनी ऊर्जा निहित होती है उसको क्वांटम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2, एक CO2 अणु के अपचयन के लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए, एक अणु के अपचयन के लिए लगभग 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। कितने फोटोन की? 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। तो इसे क्या बोलोगे? तो इसे प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता, प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, अब अवशोषित या व्यय होने वाले प्रत्येक क्वांटम या फोटोन से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जितने फोटोन या क्वांटम अवशोषित होते हैं या खर्च होते हैं, उन फोटोन से मुक्त होने वाले ऑक्सीजन अणुओं की संख्या को क्या बोलोगे? क्वांटम उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो दो टेक्निकल वर्ड आए, क्वांटम आवश्यकता और क्वांटम उत्पादन। तो क्वांटम आवश्यकता तो किसे बोलोगे? कि एक CO2 अणु के अपचयन के लिए जितने फोटोन की आवश्यकता होती है, एक CO2 अणु के अपचयन के लिए जितने फोटोन की आवश्यकता होती है, वो तो क्या कहलाती है? क्वांटम आवश्यकता। क्या कहलाती है? क्वांटम आवश्यकता। ठीक है, और इन फोटोन या क्वांटम से मुक्त होने वाले ऑक्सीजन अणुओं की संख्या क्या बोलते हैं? क्वांटम उत्पादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम उत्पादन। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल तथा नीले रंग की प्रकाश किरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल तथा नीले रंग की प्रकाश किरणों में होती है। याद रखना ये चीज। ठीक है, अब हरे रंग की प्रकाश किरणों में प्रकाश संश्लेषण की दर 0 होती है। हरे रंग की प्रकाश किरणों में या हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर 0 होती है। अगर कारण पूछा जाए तो कारण क्या होगा? कि जब पत्ती के ऊपर हरे रंग का प्रकाश गिरता है तो क्लोरोफिल के द्वारा हरे रंग का जो प्रकाश है वह पूरी तरीके से परावर्तित कर दिया जाता है, अवशोषित नहीं होता। इस वजह से हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रकाश की प्रकृति, ये टॉपिक था प्रकाश की प्रकृति जो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संदर्भ में 4 तत्व हैं जो बताए जाते हैं, या ये कहें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से 4 घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पहला है पर्णहरित व सहायक वर्णक। अब इनके बारे में आप पढ़ चुके,
तो पर्णहरित व सहायक वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसका उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है, जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है। तो पर्णहरित व सहायक वर्णक क्या करेंगे, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और अवशोषित करने के बाद उसका उपयोग किस में करते हैं, जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है, जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या मुक्त होगा, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन व इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है उनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन व इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र में एक ग्राही से दूसरे ग्राही में जाते हैं। डिटेल से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे हम कि ग्राही कौन कौन से हैं और ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रन करते हैं एक ग्राही से दूसरी ग्राही में, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र में एक ग्राही से दूसरे ग्राही में जाते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और यह ऊर्जा ATP व NADPH2, ATP व NADPH2 के रूप में क्या हो जाती है, संग्रहित होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन जल के प्रकाशिक अपघटन से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए वो इलेक्ट्रॉन रन करते हैं किसमें, प्रकाश तंत्र में एक ग्राही से दूसरे ग्राही में। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन रन करते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, और यह ऊर्जा संग्रहित कर ली जाती है किस रूप में, ATP व NADPH2 के रूप में। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया प्रकाश संश्लेषण का। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो ऊर्जा संग्रहित हुई कौन सी, ATP और NADPH2 के रूप में, इस ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जाता है, CO2 के अपचयन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, CO2 के अपचयन में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अब CO2 का अपचयन होगा तो जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, शर्करा का निर्माण होता है या शर्करा का उत्पादन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किया, एक ग्राही से दूसरे ग्राही में गए, ऊर्जा मुक्त हुई, वह ऊर्जा संग्रहित हुई किस रूप में, ATP व NADPH2 के रूप में। इस ऊर्जा का उपयोग किसमें किया गया, CO2 के अपचयन में, और किसका उत्पादन हुआ, शर्करा का उत्पादन हो गया। ठीक है, ये तीसरा स्टेप था। चौथे स्टेप में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, जल का तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, और CO2 का क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। क्लियर है। तो ये चीजें घटित होती है किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। इनके बारे में डिटेल से इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में, 2 चरणों में। कौन कौन से 2 चरण हो गए, तो प्रकाशिक अभिक्रिया जिसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसको डार्क रिएक्शन या ब्लैक मैन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम केवल प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया की डेफिनेशन की बात करेंगे और कल डिटेल्स इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब टॉपिक डिस्कस करते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में, 2 चरणों में। कौन कौन से चरण है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया को लाइट रिएक्शन बोलते हैं और अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन या डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ हम केवल इनकी डेफिनेशन की, या ये कहें कि इन अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से क्या घटित होता है उसकी चर्चा करेंगे और इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो पहले बात करते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया की। ठीक है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है, प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, या ये कहें कि यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। हरित लवक के ग्रेना भाग में। तो प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए 2 कंडीशन, 2 चीज़ें पता चली कि प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, मतलब प्रकाश इसके लिए अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश की अभिक्रिया हरित लवक के कौन से भाग में होती है, ग्रेना भाग में होती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से
प्रकाशिक अभिक्रिया में होता क्या है, तो इस अभिक्रिया में स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण। जैसा कि अभी हमने देखा था किसका निर्माण, एटीपी और NADPH2 का निर्माण। तो एटीपी और NADPH2 क्या है? स्वांगीकरण शक्ति है, या इसे हम अपचायक शक्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचायक शक्ति। क्यों? क्योंकि इस ऊर्जा के द्वारा ही CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है। CO2 का अपचयन होता है। तो एटीपी और NADPH2 का निर्माण कहाँ होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। और प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ घटित हो रही है? हरित लवक के ग्रेना भाग में घटित हो रही है, या हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न हो रही है। और मेनली क्या काम हुआ इसमें एटीपी और NADPH2 जो कि स्वांगीकरण शक्ति, अपचायक शक्ति, उसका निर्माण होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया की या डार्क रिएक्शन की। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। किसके लिए? अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में, कौन से भाग में? स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न हो रही थी? ग्रेना भाग में। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? स्ट्रोमा भाग में। ठीक है। अब ग्रेना और स्ट्रोमा आपने पढ़ लिया। तो ग्रेना भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। ठीक है। अब प्रकाशिक अभिक्रिया में किसका निर्माण हुआ था? स्वांगीकरण शक्ति का। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में स्वांगीकरण शक्ति का उपयोग करके, किसका? स्वांगीकरण शक्ति का उपयोग करके, अर्थात किसका? एटीपी और NADPH2 का उपयोग करके CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ये मुख्य कार्य होता है किसमें? अप्रकाशिक अभिक्रिया में। ठीक है। अब एटीपी का निर्माण और NADPH2 का निर्माण कैसे हुआ, CO2 का अपचयन कैसे हुआ, ये पूरा डिटेल, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे हम कल। ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए।